हेलो बच्चों, आप सबको आज के इस प्यारा सा सेशन वास्तविक संख्या में स्वागत है। देखिए, आप सभी लोगों का वर्ग आज से नियमित तरीके से प्रारंभ हो चुका है और आप सब लोग को यह वर्ग नियमित ही चलने वाला है। हाँ, शुरुआती दौर में इधर केवल 15 तारीख तक आप सभी का थोड़ा बहुत छुट्टी रहेगा, मैंने कि बीच बीच में यहाँ लगातार क्लास नहीं चलेगा। 15 तारीख से फिर आपका लगातार क्लास चलते ही रहेगा और नियमित समय में बहुत सोच समझ करके आप सभी लोग को शाम के 4 बजे अभी रखा हूं कि इस समय में मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी को पढ़ा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज से जोरदार तरीके से, और कुछ बातें को हम सब लोग ध्यान में रखेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। पहली बात ये ध्यान रखिए कि यह किस क्लास के लिए है। तो ये क्लास 10th के लिए आपका ये वर्ग प्रारंभ हो रहा है, ये मैथ्स का अभी प्रारंभ हो रहा है और इसमें फाउंडेशन बैच 2027 में एग्जाम जो बच्चे देंगे उनके लिए है। आज पहली चैप्टर यहां पर वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रारंभ होने जा रहा है। आज लेक्चर 1 यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से कमजोर स्टूडेंट भी टॉपर बन सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही होगा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को एक अलग लेवल में समझ स्तर विकसित करना। मैं पूरे आप सभी लोग को 7 से 8 महीना के अंदर में मैं रट्टा मारने वाला विद्यार्थी नहीं बनाऊंगा, समझने वाला विद्यार्थी बनाऊंगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अपने अंदर एक अलग लेवल की समझ स्तर विकसित करेंगे। देखिए, जिस उम्मीद से आप आए हैं, मैं विद्यार्थियों को यही बोलता हूं, आप जो सोच कर आए हैं उससे ज्यादा मिलेगा। हाँ, एक बात और मैं चर्चा कर देता हूं, हमने पिछले साल भी मैथ का एडमिशन लिया था। पिछले साल में और इस वर्ष में अंतर क्या है ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। पिछले वर्ष मात्र 199 रुपया में केवल एक विषय मैथ पढ़ाया गया था। इस वर्ष वही 199 रुपया में आपको फिजिक्स, यहां पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 4 विषय पढ़ाया जाएगा। 4 विषय आप सब लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि 4 में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा। बायो हमें नहीं आती है तो कोई अन्य व्यक्ति आपको बायो पढ़ाएंगे, जो भी शिक्षक। दूसरी बात यहां से और ध्यान देना है, पिछले साल मैथ का जो हम क्लास किए थे तो सिलेबस को कंप्लीट होने में मैं शुरुआत में ही बता दिया था कि थोड़ा देर होगा। इस बार आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि सिलेबस आपको सितंबर में 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। पिछले साल में इस साल में तमाम अंतर है। पिछले साल में बुक का सॉल्यूशन, भारती भवन, ये सब कराने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था। इस वर्ष वो टाइम कम लगेगा। कारण क्या है कि मैं पूरा का पूरा इधर फोकस करने वाला हूं। पहले मैं अन्य जगह भी कई सेक्टर में समय दिया करते थे, अब थोड़ा इधर विशेष समय देना है। तो ये तमाम अंतर है, इस कारण से इस साल बहुत बेहतरीन होने वाला है। दूसरा चीज, मैं फिजिक्स खुद पढ़ाऊंगा। ऐसे पिछले साल भी बच्चे लोग को एडमिशन नहीं लिए थे फिजिक्स का, लेकिन यहां पर बोल दिए कि पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाए थे। इस वर्ष ये तमाम सब्जेक्ट होगा। आर्ट्स पोर्शन में भी आप सभी लोग को हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब तमाम चीजें भी बीच बीच में देखने के लिए मिलेगा। वो सब नाम लेकर मैं एडमिशन नहीं ले रहा हूं। इच्छा कभी होगा पढ़ा देंगे, न भी पढ़ाएंगे मत बोलिएगा कि सर पढ़ाए का है नहीं, उसका पैसा नहीं, पैसा बस इतना ही का ले रहे, लेकिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ईश्वर ने हमें कला दिया है पढ़ाने के लिए, हमें लगता है कि उस कला से अगर आपको मैं जो समझा सकूं, मैं प्रयास करूंगा। हमें लगेगा कि मैं आप सभी लोग को कुछ समझा पाऊंगा, आपको भी लगेगा कि नहीं सर से भी कुछ अलग टाइप से सीख सकते हैं, तो छोटे से प्रयास मैं भी करूंगा, थोड़ा आप भी कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब तमाम चीजें हम सब लोग अब यहां पर चलते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप सभी लोग का घर कहां है एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा। नहीं, 9th का मैथ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये नहीं कि अब शुरू किए तो सब चीज का, 10th का इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा सोचने वाला शैली विकसित हो जाए अभी से, कि वो आगे चल के जैसे 11th 12th पढ़े तो भविष्य के बारे में 12th में क्या करना है, ये तमाम चीज के बारे में सोच पाए।
फिर क्या होता है कि जब मैं 10वीं क्लास नहीं पढ़ा रहा था तो 11th वाले बच्चों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि तुम भविष्य में आगे क्या करोगे। और फिर वो 12th तो किसी प्रकार कर लेता है, लेकिन जिंदगी में कैसे बेहतर करना है ये तमाम चीजें नहीं समझ पाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, ठीक ना। तो कोई भी बच्चा को अगर एडमिशन लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 9135502051, यही एम विद्या ऐप पर आपका होगा। अब यहां से हम सब लोग चल रहे हैं, आज आप सभी लोग को वास्तविक संख्या प्रारंभ होगा, लेकिन उसका पहला कड़ी है जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसी को आप सब लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम, आप सभी लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि नंबर सिस्टम को हम कैसे सीखें। तो नंबर सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है। उसमें दुनिया के कोई भी संख्या हो सकता है। अब दुनिया के कोई भी संख्या की बात किया जाए तो हम लोग ऐसे मुख्य रूप से अभी जिस क्लास में आप हैं तो दो तरह का नाम सुनने के लिए मिल सकता है। एक नाम आप सभी को मिलेगा जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा आप सभी लोग को मिलेगा जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। पहले यहां पर ये दोनों के बारे में हम लोग जान लेंगे। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या किसको बोला जाता है, ये तमाम चीजें आपको जानना होगा। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप सभी लोग को आगे दे देता हूं कि क्या होगा, फिर मैं विशेष आपको समझाऊंगा। देखिए पहले कमजोर बच्चे ध्यान दीजिएगा। वास्तविक यहां संख्या पद्धति के अंतर्गत दो चीज आता है, एक आपका वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या को अगर आप चलेंगे तो दो पार्ट में तोड़ दीजिए, इसमें एक परिमेय आ जाएगा और दूसरा अपरिमेय आ जाएगा। बता करके फिर बैक गियर लगाऊंगा, पहले ई जान लीजिए। वास्तविक में आपका एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। यहां पर ए वाला जो आता है आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आप पढ़ेंगे और एक क्लास 11th में पढ़ना होता है। तो 10वीं वाले बच्चे को केवल काल्पनिक संख्या क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद बैक गियर लगा देंगे। यहां पर परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय संख्या में भी दो भाग आता है, एक का है आपका पूर्णांक, ठीक ना, और एक आपका भिन्न हो जाएगा। और यही पूर्णांक के अंतर्गत फिर आप सम संख्या, विषम संख्या, फिर आगे चल के भाज, अभाज, फिर धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तमाम चीजें चले। तो ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर दिया। हमें अब करना क्या है, तो पहले वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अब आइए यहां पर पहले संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को समझते हैं। तो पहले संख्या पद्धति का आप डिफिनेशन को जानिए। कहता है संख्या पद्धति वह विधि, ये एक प्रकार की विधि है। इसके अंतर्गत संख्या के बारे में हम जानते हैं कि जिसके द्वारा संख्याओं को लिखा जाता है, दर्शाया जाता है या गणना किया जाता है, तमाम ये चीजें आप बोल सकते हैं। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं, गणना कर सकते हैं, यही तमाम चीज। यह संख्याओं के निरूपण और उनके संचालन के नियमों को निर्धारित करता है कि संख्या को कैसे निर्धारित करेंगे। अब मान लिया जाए होल नंबर होता है तो इसको कैसे डब्ल्यू से सूचित करेंगे, इवन नंबर होता है तो कैसे होते हैं। तो इस तमाम चीज के बारे में हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। पहले वास्तविक संख्या को हम लोग जानेंगे और काल्पनिक संख्या को जानेंगे। तो यहां पर पहले ये वास्तविक काल्पनिक ये दोनों पहले एक बार देख लीजिए। यहां पर हम लोग वास्तविक और यहां पर काल्पनिक, पहले इसको हम सब लोग समझेंगे कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है। जैसे आप सभी से मैं पूछूं कि पाई ये जो दिया गया है ये वास्तविक संख्या की काल्पनिक संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या, परिमेय अपरिमेय वाला एल्टीना मत धर लीजिए। पाई जो है ये वास्तविक संख्या है। आपसे मैं पूछूं कि यहां ई दे दिया एक्सपोनेंशियल, ई कैसे संख्या है, तो यह भी एक वास्तविक संख्या है। पहले ये बात समझ लीजिए।
आपसे मैं पूछूं √3 ये कैसे संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। तो अब आपको लग रहा हो कि जो जो वेराइटी से डरते हैं वही वेराइटी सामने, तो आप जितना प्रकार के सोच पा रहे हो उस सब वास्तविक में आ जाए। तो काल्पनिक में आएगा क्या? काल्पनिक में बस यही वाला वेराइटी आएगा कि रूट के अंदर जो माइनस में रहेगा ये काल्पनिक संख्या है और इसी को आयोटा से सूचित करते, बस यही काल्पनिक का नियम और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। फिर इसके अलावा जो भी तुम सोचो सब वास्तविक होगा। जैसे किसी का मान 2/3 ये वास्तविक होगा, 0.5 वास्तविक होगा, यहां 3.64285 ... सब वास्तविक होगा। यहां पर आप सभी लोग से दे दिया जाए √5 वास्तविक होगा। जो तुम सोचो सब वास्तविक होगा। यहां रूट अंदर 0.4 ये भी वास्तविक होगा। मतलब आपको केवल ये ध्यान देना है वास्तविक और काल्पनिक, तो जो रूट के अंदर माइनस में होगा वो क्या होगा? तो काल्पनिक होगा, बाकी सब वास्तविक। अब कई लोग कहेगा कि रूट के अंदर -2 का स्क्वायर ये क्या हो? अरे -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो -2 तो फिर तो ये वास्तविक आ जाएगा। हमें क्या करना है कि रूट के अंदर जो सोल्व करें और उसके बाद भी माइनस में आए तब वो काल्पनिक होगा। और इसी को माइनस में अगर दे दिया रूट के अंदर तो यहां पर 2 गुना -1, तो इसी को आप √2 गुना रूट अंडर -1 यहां पर आप लिखोगे कि √2i आ जाएगा। ये चीजें आप सभी को ध्यान देना। तो आपको केवल ध्यान देना है कि जो रूट के अंदर माइनस में हो तो उसको हम काल्पनिक बोलेंगे, बाकी सब वास्तविक होगा। बस यही चीजें ध्यान देनी। तो यहां ये चीज समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं का समूह है जो संख्याएं यहां पर रेखा पर यहां स्थित होती है। कौन रेखा पर? तो संख्या रेखा पर। संख्या रेखा का मतलब आप जान लो, इधर +∞ हो और इधर -∞। अभी खुद पूछेंगे हम, सब आप सभी को बताना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपका संख्या रेखा पर 0, यहां पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 और माइनस आपके पास 4, ऐसे करके अनगिनत रहे। अब मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि बताओ 0 और 3 के बीच कितने वास्तविक संख्या है? जल्दी आप सब लोग बताने की कोशिश करें। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन। सभी बच्चे फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत बेहतर कर सकते। बस 1-2 मैं पूछूंगा, एकदम पूरा फटाफट दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। सभी लोग फटाफट पहले बताइए कि आप सब लोग, चलिए बताइए फटाफट। देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है, 0 और 3, तो यहां पर आप 0 देख रहे हैं और यहां 3 देख रहे हैं, तो इसके बीच में कितने वास्तविक संख्या होगा? बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा आंसर दिए। 1 और यहां पर 2 आपको नजर आ रहा है। सही जवाब आपको क्या मिला? तो यहां पर 2, तो लड्डू नंबर मिलेगा। यहां पर कहता है कि 2, यहां कोई भी आप देखिएगा तो इसके भी अनगिनत वास्तविक संख्या है। आइए हम दिखाते हैं। जैसे यहां 0.1 0.2 0.3 ये सब वास्तविक संख्या है ना, तो 0 और 1 के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या है, तो 0 से 3 के बीच में 2 होगा। बताओ ये क्या आप सब लोग गड़बड़ कर रहे हो? यहां पर 2 पूर्णांक के बीच, या मान लिया जाए 0 और 1 के बीच कितने वास्तविक संख्या है? तो अनगिनत वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के गिनना बहुत मुश्किल है, उसको नहीं गिन पाओगे आप कि कितने वास्तविक संख्या है। 2 वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या, चाहे कोई भी ले लो। अगर आप सभी लोग से पूछा जाए कि बच्चे लोग बताओ या 0.1 और 0.2 इसके बीच में कितने वास्तविक संख्या है, तो इसके बीच में भी अनगिनत वास्तविक संख्या है। यहां पर इन दोनों के कोई 2 वास्तविक संख्या ले लिया, उसके बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या हो।
तो ई आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले बोलता है कि संख्या रेखा पर केवल दर्शाया जाए। हाँ, इसमें कहता है कि परिमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरिमेय भी होता है। तो ये बात आप सभी लोग को जानना होगा कि परिमेय और अपरिमेय। तो यहां पर हम सब लोग वास्तविक संख्या, वास्तविक में दो पार्ट चलेंगे, एक आपका क्या हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा और एक आपका अपरिमेय होगा। ठीक ना। तो परिमेय अपरिमेय पर हम सब लोग अभी चलेंगे और पूरा बढ़िया से आप सब लोग परिमेय अपरिमेय देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग काल्पनिक संख्या को निपटा लेते हैं, उसके बाद परिमेय अपरिमेय को पूरा डिटेल में कर लेंगे। सबसे पहला चीज आप सभी के समझ काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर दे दिए। तो यहां पर काल्पनिक संख्या जिसे आप इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, कहता है वह संख्या जो माइनस में यहां रूट के अंदर हो, तो आई के गुणांक के रूप में होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो काल्पनिक संख्या बोलेंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, -1 बराबर रूट आपके पास आई दे दिए, तो रूट को इधर लेके चले जाएंगे तो -1 बराबर आपके पास i² आ जाएगा। अब एक प्रश्न आप सभी के समझ दे रहे हैं, i के पावर 4 का मान क्या है? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी आपके पास -i, ऑप्शन सी आपके पास +i और ऑप्शन डी 1। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फटाफट बनाने की जरूरत। हम आपको उतना तक ट्रेंड कर देंगे जितना से कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग फटाफट सोचिए कि i के पावर 4 इतना का मान क्या होगा। देखो, अब कमजोर बच्चे हमारे साथ ध्यान देना। i के पावर 4 दे दिया, तो इसी को i², इसका होल स्क्वायर। अब सोचिए i² का मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर इसी का 1, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। आइए एक और प्रश्न में आप सभी से पूछ लेता हूं। i के पावर 100 इतना का मान होगा, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी i, ऑप्शन डी -i। जल्द से जल्द सभी लोग बताने की कोशिश करें, i के पावर 100 उसका मान क्या होगा। हड़बड़ाओ मत, बस थोड़ा सा सोचो, गर्दा मचाओ। पहली बात बताओ, i के पावर 100 तो i² इसका पावर 50 हो गया। बोलो, ई लाइन में किसी को कोई दिक्कत? हमें लगता है नहीं हुआ होगा। अब देखिए, यहां पर i² दे दिया, इसमें आप देखोगे -1 है, तो -1 इसका पावर 50, तो -1 के पावर 50 है, तो बताओ यहां पर, सॉरी, हम -1 के पावर 50 ही कर देते हैं और इसी का मान आप 1 कर दोगे, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो एक दो और आप सभी लोगों से मैं पूछ लेता हूं, थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सभी से मैं पूछूं IQ का मान क्या होगा, यहां से चोरी करने के लिए मैं दे देता हूं i² का मान -1। खुद सोचिए, इसी को i² गुना i कर देंगे, i² का मान -1 गुना i, इसका मान -i हो जाएगा। बोलो, क्लियर है सभी का? देखो, यहां पर हम आप सभी के लिए 2-3 दे देंगे तो अच्छा तरीका से बना दोगे। जैसे दूसरा नंबर आपके पास है i के पावर 4, अभी बताएं, i² गुना i² भी कर सकते हैं। i² का मान -1 गुना -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे तीसरा नंबर i के पावर 5 का मान, चौथा नंबर i के पावर 6 का मान, पांचवा नंबर i के पावर 7 का मान, इतना से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा। हड़बड़ाना नहीं, बस सोचने की कला आनी चाहिए। देखो, i के पावर 5, तो यहां पर आप खुद 0 लेवल से सोचोगे, तो यहां i के पावर 4 गुना i कर दिए, i के पावर 4 का मान 8 गुना i इज इक्वल टू i हो गया। देखो, i के पावर 6 की बात किया जाए, तो i के पावर 5 गुना i के पावर 5 का मान i गुना i, इसको आप i गुना i² का मान -1। कोई बच्चा बोलेगा ना, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। सर, हम ऐसे बनाना चाहते हैं। बोले कि कैसे बाबू बनाओगे?
तो कि हम चाहते आई स्क्वायर इसका पावर 3, आई स्क्वायर का मान -1 दे दी, इसका पावर 3 और -1 आ गया। ऐसे भी बना सकते। मेन आपके पास सोचने वाली कला आ जानी चाहिए। ऐसे तो रट्टा मार विधि कोई बना देगा। जैसे यहां आई के पावर 7 दे दिए, कोई बच्चा बोलेगा कि आई के पावर 6 गुना -1 और आई के पावर 6 गुना आई कर देंगे। आई के पावर 6 का मान -1 गुना आई इज इक्वल टू -i, बस ऐसे लिखेंगे, होगी। देखो तो 3 चीजें आप सभी लोग को ध्यान देना है। जैसे हम किसी बच्चा से पूछे, ये बहुत आसान प्रश्न है, x³ बराबर 1, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है कि x स्क्वायर है, तो यहां पावर 2 तो इसका 2 मान होता है। अगर x³ है तो इसका 3 मान होगा। अगर आपसे पूछा जाए x बराबर क्या होगा, तो इसका 3 मान होगा। अब ये सोचने का विषय है, अपने दोस्त से पूछना जरूर कि भाई मेरे बहुत ज्यादा जानता है ना, पढ़ा है ना, तो कि जब x के पावर 2 तो इसका 2 मान, x के पावर 3 बराबर 1, तो x का भी यहां 3 मान। तो बताओ वो 3 मान कौन कौन? कई लोग होगा केवल x³ बराबर 3, x³ बराबर आपके पास 1, तो यहां 1 के पावर 3 x बराबर 1 कर देगा, लड्डू नंबर मिलेगा। पावर 3 है तो 3 तरह का मान होगा, वो 3 तरह का मान क्या होगा ये जानना है। जैसे अब आगे चल के क्लास 11th में आप सब लोग जाओगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आपसे पूछा जाएगा क्या होगा, तो ये 0 मिलेगा। फिर वैसे आपसे पूछा जाएगा इसी में ओमेगा का मान क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये तमाम चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी एक आइडिया मैं दे दिया हूं कि काल्पनिक संख्या नाम सुनकर के डरना मत, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। खैर, आपको वास्तविक संख्या पर ही आधारित यहां 10वीं क्लास में पढ़ना है, इसलिए हम लोग वास्तविक संख्या पर चलेंगे। तो वास्तविक संख्या में पहले आप सभी लोग को मेमोरी में सेट कर लेना है परिमेय अपरिमेय। तो हम पहले पूछ लेंगे परिमेय। वास्तविक का 2 पार्ट होता है, वास्तविक का 2 पार्ट होता है, एक का नाम परिमेय है और दूसरा का नाम अपरिमेय। हम जानकर ऐसे लिखे हैं। अब कई उदाहरण आप सभी के समझ लेंगे, उदाहरण से आप सभी लोग को बताना है। जल्दी बताओ, यहां पर 2-3 उदाहरण में पहले आप सभी के समझ ले रहा हूं, इसको देखकर आप सभी लोग को बताना है कि क्या होगा, ठीक ना, तब फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। चौथा नंबर आपके पास √3। जल्दी आप सब लोग पहले इसके बारे में बताओ, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। बहुत पूछेंगे, जो नहीं बताएगा उसको एकदम मार फेंट के एकदम सही करेंगे। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम गर्दा मचाना है। देखो पाई कैसे संख्या है, तो यहां पर पाई जो दिया गया है, पाई अपरिमेय संख्या है। फिर पता चलेगा, अभी 2-3 गलत कराएंगे तो फिर दिमाग काम करना शुरू कर देगा। ई दे दिया, ई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 ई परिमेय संख्या है। आपको भी लग रहा है चमत्कार है। देखो इसी में पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, इसी को पाई बराबर जो 22/7 लिखते, ये लिखना गलत है। हम लोग भले ही 10वीं क्लास में लिख देते, इसको लिखने का सही तरीका जो है ये ऐसे लिखा जाता है 22/7, लेकिन ये तो कहीं लिखे हुए तुम देखोगे ही नहीं। यहां पर अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पाई बराबर 22/7, ये ऐसे करके आशुतोष सर गलत काट दिए, कई लोग लगेगा कि अरे ये गलत काट दिए, लगता आशुतोष सर के आता ही नहीं। फिर बाद में जब व्यक्ति वो हमारे बारे में पता करेगा तो फिर बोलेगा कि अरे आशुतोष सर वही है ना जो मैथ को एकदम अलग तरीके से बताते हैं। फिर लोग बोलेगा कि ना ना सही कह रहे हो। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसका मान यूज करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब बात हो गया एक थिंकर के रूप में सोचने की बात, तो पाई लगभग मान 22/7। अगर यहां पर 22/7 से भी निकटतम की बात किया जाए तो यह 1 1 3 3
5 5 लिखो, और इसमें जो है यहां 3 गो इधर 3 गो इधर कर दो, और 3 5 5 1 1 3, ये पाई का और इससे भी निकटतम मान है। तो निकटतम का भी कई प्रकार का, जितना तो ये लगभग पाई के बराबर है, लेकिन पूरा बराबर नहीं, और इस सिंबल का मतलब होता है लगभग। ठीक है, तो खैर अब यहां पर हम सभी लोग को उतना नहीं सोचना है, हम लोग को बस पाई का मान 22/7 जो यहां पर यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ, पाई अपरिमेय संख्या है, और यहां पर 22/7 परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि √3 क्या है, तो √3 अपरिमेय होगा। देखिए, हम अभी कई सारा आपसे पूछने जा रहे हैं, आप सब लोग को फटाफट बताना होगा। अगला आप सभी लोगों को थोड़ा सा और इसमें ध्यान देनी है। जैसे हम 5वां नंबर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 4.325336, यहां पर 4 9 6 डॉट डॉट। अब इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो संख्या दिया गया है 4 के बाद ये दशमलव प्रसार है, दशमलव में दे दिया और आगे जा रहा है तो उसी को दशमलव प्रसार बोलते। अब आप सभी लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि ई वाला जो दिया गया है, ई परिमेय है कि अपरिमेय है, ई बात बताइए। हमें ज्यादा से मतलब नहीं, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताइए। तो देखो, 2 शब्द है, एक का नाम है आवर्ती और एक का नाम है अनावर्ती। पहले ई लाइन आप सब लोग सीख जाओगे तब पता चल जाए। कहता है कि जो दशमलव में दिया हुआ है, तब इसमें वेराइटी समझो। अगर जैसे 2 दशमलव आपके पास 5 5 5 5 अगर ऐसे दे दिए, माने आगे क्या लिखा जाएगा उसके बारे में हम कल्पना कर सकते, तो उसको बोलेंगे आवर्ती। जैसे हम पूछे कि बताओ 4 5 6 7 8, आगे क्या लिखेंगे, बोलोगे सर ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज है, 8 के बाद 9 10 11 ऐसे करके लिखेंगे। अगर आप सब लोग, मैंने एक कहने का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे ये 5 5 दे दिया तो आगे क्या लिखेंगे, 5 5 लिखेंगे। तो जिसके बारे में आगे अनुमान लगा सकते, समझ लो उसको आवर्ती बोलेंगे। जिसके बारे में कुछ पता ही न चले, सिंह किधर है पोछे किधर है, उसके बारे में बता ही नहीं सकते। जैसे आपके पास 5.46214357392। अब बताओ, यहां पर तो हमको पता चल जाए कि आगे 5 5 होगा, लेकिन ये 4 के बाद 6 6 के बाद 2 2 के बाद 1 4 3 5 7 9, आगे कौन सा संख्या लिखेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसी को हम लोग अनावर्ती बोलते हैं, और यही जो आवर्ती होता है इसको हम लोग परिमेय बोलेंगे, और जो अनावर्ती होता है इसको अपरिमेय बोलेंगे। बस यही लाइन समझ लेना है। जिसका दशमलव प्रसार जो है, ये दशमलव के बाद क्या लिखा जाएगा बता पाएंगे, तो उसको हम लोग आवर्ती बोलेंगे, परिमेय हो जाएगा। जिसके बारे में दशमलव में किधर सिंह जा रहा है किधर पोंछे जा रहा है पता ही ना चलेगा, उसी को अनावर्ती बोलते हैं, अपरिमेय बोला जाएगा। बस ई लाइन क्लियर रखना है, अच्छा कर पाएंगे। अब आप सभी लोग यहां पर 2-3 उदाहरण हमारे साथ देखोगे, बहुत बढ़िया समझ पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल तरीका से यहां ध्यान दीजिए, ये 2 के बाद 5 3 6 4 9, पता ही न चल रहा है आगे क्या लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। लेकिन यहीं पर आप सभी लोगों के समझ छठा उदाहरण दे दिए, 4.252525 डॉट डॉट। तो यहां कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा होगा वो बोलेगा 25 25 25, तो आगे भी लिख देंगे 25, बस ई वाला परिमेय हो जाएगा। वो बहुत भारी परिमेय अपरिमेय नहीं है, बस सीखने वाला तो केवल नवज पकड़ लोगे गर्दा मचा दो। ऐसे बहुत कई लोग को हम देखते हैं, भोर में उठेगा अब बोलेगा P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। आज तक हमको पते न चला कि P/Q के बारे में काहे लगी रटित रहता है। अरे P/Q का मतलब जिसमें भाग देंगे दशमलव में आ जाता है,
अगर दशमलव में न भी आए तो ऐसे पूर्णांक के रूप में हो। कहां यहां पी बाई क्यू के रूप में एकदम रटना ही जरूरी, मेन तरीका सीखो, कोई ई बाई पी और पी बाई क्यू के चक्कर में नहीं रहना है। अब जैसे आप सभी लोगों के समझ एक अगला मैं दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। यह 7वां नंबर आपके पास जैसे 2 4 3 दशमलव 135 135 135 डॉट डॉट। अब ऐसा आपको लिखा हुआ दे दे, जल्दी बताओ ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? कहना कि रुकिए देखने दीजिए, यहां पर 135 135 135 मैंने बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा, उसी को आवर्ती बोलते हैं और इसी को हम लोग परिमेय बोले। बस मामला सेट हो। इसके बारे में आगे क्या लिखा जाएगा अनुमान लगा सकते। जरा एक मैं पूछता हूं, ये लोग बता पाता है कि नहीं, मैं देख लेता हूं। जैसे 6 5 दशमलव, यहां पर 4 1 4 1 1 4 1 1 फिर 4 1 1 4 डॉट डॉट। इसमें देखो यहां पर आप देखोगे तो इसमें एक बार है, फिर बीच में 4 मिल गया, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 1 है, आगे 4 बार 1 है, और उसके बाद अब हम लिख सकते हैं 5 बार 1 फिर 6 बार 1। माने इसके बारे में हम बता सकते हैं, यहां पर इस प्रकार जा सकता है, लिख सकते हैं। जल्दी बोलो, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? सभी लोग फटाफट बताइए, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो जो लोग परिमेय लिखे उनको लड्डू नंबर मिलने वाला है, ये अपरिमेय होगा। पहले बात समझिए, यहां पर ये रिपीटेड में नहीं माना जाएगा। अरे रिपीटेड आवर्ती तब न माना जाएगा। कई बार लोग सोचता है कि एक बार है, यहां 2 बार 3 बार 4 बार, तो अगला बार में 5 बार लिख देंगे, लड्डू नंबर मिलेगा। ये आवर्ती नहीं। आवर्ती तब होता जब एक बार यहां था तो यहां भी एक ही बार होता, या 2 बार था तो सब बार 2 ही बार होता। जैसे अगला देखो, हम ऐसा दे दिए कि यहां पर आपके पास 6 5 दशमलव, आपके पास 4 1 1 फिर 4 1 1 फिर 4 1 1 फिर 4 1 1 फिर 4 डॉट डॉट। ई वाला परिमेय है कि अपरिमेय? अब बोलना कि रुकिए, अब देखने दीजिए हम, कि देखो यहां भी 2 ही बार है, यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार। ई वाला आपका परिमेय हो जाएगा। मेन आपको इसका नवज पकड़ना है कि परिमेय होगा तो कैसे, अपरिमेय होगा तो कैसे। बोलो ये लाइन आप सब लोग समझ पा रहे हो? परिमेय अपरिमेय वाला होगा कैसे? चलो वाह, बहुत बढ़िया, सब लोग अब एकदम बढ़िया समझ पा रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि थैंक यू सर, अच्छा से समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसी में अब यहां ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या कहता क्या है, कि यहां वे संख्या जो p बाई क्यू, p बाई क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे 4/3 दे दिए तो पहले भाग लगाओ, एक बार में लगाए, ठीक है, तो ऊपर वाला p और नीचे वाला q के रूप में रहेगा, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0 आ जाएगा तो नीचे p बाई q के फॉर्म में, तो 0 अगर q का मान आ गया तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यही नीचे इसका मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो नीचे यहां पर कहता है कि p बाई अगर q के फॉर्म में है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इस बात पर ध्यान देना है। नीचे यदि 0 हो जाए तो यहां पर अपरिमेय, सॉरी यहां परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिभाषित आ जाएगा। अब भाग लगाएं, तो भाग लगाएंगे भिन्न के रूप में तो दशमलव के रूप में आएगा। अब आप सभी लोग 4 आपके पास 3 दे दिया, अब इसमें एक बार में भाग लगा तो फिर बचा 1, तो फिर आप 3 बार में लगाएंगे, फिर बचेगा। आप क्या देखोगे तो यहां पर, तो इसमें अब 3 से जब 4 में भाग लगाओगे तो एक बार में लगाए तो 3, यहां 1 बचा, फिर दशमलव दे दिए, 0 बैठाओ, तो फिर आप 3 बार में लगाओगे तो फिर आपके पास 9 आएगा, फिर 1 बचा, तो वही 3 3 आपका जाते रहेगा, ठीक ना, ऐसे करके। तो ये आवर्ती है, और इस प्रकार के अगर दे दिया भिन्न के रूप में तो ये होगा। जैसे और यहां पर एक उदाहरण दूसरा अगर हम और ले ले, जैसे मान लिया जाए आपके पास 2 दशमलव
2.4635 दे दिया जाए और डॉट डॉट आपको ना दे करके बस इतने पे रोक दिया जाए। बताओ ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। देखो यहां पर 4, 6, 3, 5, 7, 9, 1, 3 ये परिमेय हो गए, लेकिन इसी में थोड़ा सा हम अलग तरह के मसाला दे दिए और तीसरा 2.4635 7, 9, 1, 3 अब बस डॉट डॉट दे दी, तो ई वाला अपरिमेय हो जाएगा। देखो ये सब लॉजिक जब तक नहीं समझोगे और समझने नहीं आएगा तब तक कला विकसित नहीं होगा। कोई बच्चा को हम देखते हैं कि थोड़ा सा पूछ दिए गड़बड़ा जाता है। यहां पर अगर दशमलव में नहीं जा रहा है, रुक जा रहा है, शांत हो गया तो ये परिमेय हो जाए। यदि अशांत है और आवर्ती भी नहीं है, अनावर्ती है, तो फिर अपरिमेय हो जाए। तो पहले ये सब लॉजिक को समझना है। तो यहां पर पहले परिमेय अपरिमेय वाला आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो वही बोलता है वे संख्याएं जो भिन्न p बाई क्यू नॉट इक्वल टू इतना के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q क्या होगा? पूर्णांक। अब आगे पूर्णांक भी जानना पड़ेगा। और अपरिमेय की बात किया जाए तो वे संख्या जो भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकती है और जिसे दशमलव रूप जो है अनंत और अनावर्ती। तो इसमें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो दशमलव रूप होता है ये अनावर्ती होता है, ठीक है। और अनावर्ती या इसी को हम लोग अशांत भी बोल सकते हैं, अशांत भी होगा, अनावर्ती होगा। जैसे अब आप सब लोग 2.463521 और यहां ई ऐसे जा रहा है तो ई अशांत भी है, ठीक है। और ई यहां पर रिपीटेड भी नहीं कर रहा है, इसलिए अनावर्ती भी है। बस यही बात आपको समझना है। तो ई वाला क्या हो जाएगा? तो यहां पर यही जो दिया गया ई अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन एक परिमेय का भी उदाहरण ले लेते हैं इसी में, तो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसी में हम आपको परिमेय के लिए ले लिए तो 2.463521 है, तो ई आपका शांत हो गया। तो शांत हो गया, रुक गया, तो ई परिमेय हो जाए। अगर मान लिया जाए एक लिए कि परिमेय का ही लेना है लेकिन वो अशांत होना चाहिए, जैसे 2.463, यहां पर आपको 2.463 463 463, अब ई अशांत है। देखिए यहां पर आप देखोगे तो 463 463 463, तो ई अशांत है लेकिन आवर्ती है। ये दोनों में बस यही अंतर है, यही मेन समझना है। यहां पर आप देखोगे तो ई डॉट डॉट जा रहा अशांत है, लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, तो ई अनावर्ती हो। इसमें क्या है? रिपीटेड है, तो इसी को हम लोग अशांत बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। बस ये वाला क्लियर होना चाहिए, बस मामला सेट है। तो अब हमें लगता है परिमेय अपरिमेय को लेकर किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। p बाई क्यू के रूप में रहेगा, परिमेय होगा, और बाकी सब दशमलव में अगर आपको आवर्ती है तो आपका परिमेय होगा, शांत भी है परिमेय होगा। अगर आपको देखेंगे यहां पर अनावर्ती है और अशांत भी है तो ये अपरिमेय होगा। इतना के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें अब आपको परिमेय संख्या में दो वैरायटी देखना है। अब ये भी बात समझिए, परिमेय में आप सभी लोग को दो वैरायटी आपको यहां देखना है। एक आपका होता है पूर्णांक और एक आपका होगा भिन्न, ठीक है ना। देखिए पूर्णांक और भिन्न को अब थोड़ा सा आप सभी को समझने की जरूरत है। भिन्न जो होता है ये आपका कैसा होगा ये भी समझना है। तो भिन्न में आप सभी लोग को ये जानने की कोशिश करना है कि यहां पर भिन्न होगा तो कैसा होगा। एक शांत भी होता है, एक अशांत भी होता है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक शांत होगा और एक आपका अशांत होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो शांत होगा ये तो रुक जाएगा, लेकिन अशांत होगा तो ये आवर्ती होगा। अब इसके लिए हम उदाहरण आप सभी लोग को ले लेते हैं। जैसे यहां पर आप सभी लोग देखिए कि
5/2। तो यहां पर 5 में जब 2 से भाग दिए तो आपके पास 2.5 आएगा, तो इस शांत हो गया, मैंने आगे चल के रुक गया। लेकिन यही आप 1/3 लीजिएगा तो 0.333 ये ऐसे जाएगा। तो ई वाला रुक नहीं रहा है, माने अशांत है, लेकिन रिपीटेड है, माने आवर्ती। बस इसका उदाहरण आप सभी लोग को पता चल गया हो। पूर्णांक की बात किया जाए तो पूर्णांक इस संख्या रेखा पर आप सब लोग को मैं लिख दे रहा हूं, इधर प्लस इंफिनिटिव, इधर माइनस इंफिनिटिव। यहां 0 आपके पास 1 2 3 4, -1 -2 -3 डॉट डॉट आगे -4, ये सब चलते रहे। पहले सुनिए हमारी बात, क्या 2 पूर्णांक है? तो कि जी हां है, लेकिन 2.5 पूर्णांक है? नहीं। √3 पूर्णांक है? नहीं है। पाई पूर्णांक है? नहीं है। यहां एक्सपोनेंशियल पूर्णांक है? नहीं। बोले ये सब चीज आपका क्लियर होना चाहिए, क्या पूर्णांक होगा क्या पूर्णांक नहीं होगा। जैसे -√5 पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक बस यही आपको जो दिख रहा है 0 प्लस -1 प्लस माइनस आपके पास 2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5, यही सब चीज आपको बस पूरा लिख देंगे, इसी को पूर्णांक बोले। दशमलव में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। जैसे अगर 5/2 दे दिया, ये पूर्णांक नहीं। आपके 0.4 दे दिया, ये पूर्णांक नहीं। मैंने पूर्णांक अगर आपसे 0.7 दे दिया जाए, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक दशमलव में, भिन्न में नहीं होता है। ये सब चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो आपको दिख रहा है बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते चले जाइए, इधर माइनस में लिखते चले जाइए, बस यही पूर्णांक हो। अब पूर्णांक में ये समझने की जरूरत है कि किसको किसको क्या बोला जाता है। तो यहां इधर वाला जो आप वेराइटी देख रहे हैं, इधर दाया साइड, ये पूरा, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। कमजोर बच्चे एक बार बढ़िया समझोगे अच्छा कर पाओगे। इधर आप सब लोग जो माइनस में देख रहे हो, इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोले। तो कई लोग पूछेगा 0 कैसा है? तो 0 इज ए नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, माने न 0 धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो यदि आप सब लोग यहां पर ऐसा करें कि धनात्मक वाला को छोड़ दें, ये सब जो इतना सारा लिए हैं धनात्मक को छोड़कर, और 0 और इससे इधर वाला ले लिए, तो इसी को हम लोग अधनात्मक बोलते हैं। पहले ये बात समझिए, मैंने धनात्मक वाला जो पार्ट है इसको छोड़ करके यह माइनस वाला और 0 को ले लेंगे, उस सब जो है अधनात्मक आएगा। अधनात्मक का मतलब धनात्मक को छोड़ करके बाकी सब ले ले। और ऋणात्मक माने ऋणात्मक वाला को छोड़ करके 0 को शामिल कर देंगे, तो इस सब का सब आप सब लोग को अऋणात्मक हो जाए। पहले यही बात आप सबको समझना है, नहीं तो कई लोग पूर्णांक नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णांक होगा कैसे। तो पहले पूर्णांक का स्ट्रक्चर आपको पता चलना चाहिए। इधर जो सब धनात्मक हो गया, इधर सब ऋणात्मक हो गया। अगर 0 को शामिल करके ऋणात्मक वाला ले लिए तो उसको अऋणात्मक, 0 को शामिल करके इधर वाला सब ले लिए तो अधनात्मक, और 0 को शामिल करके इधर वाला सब ले लिए तो ये अऋणात्मक हो जाएगा। बस यही काम आपको करना है। सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से अब यहां पर एक बार समझेंगे, हमारे साथ अच्छा कर पाएंगे। कहता है वे संख्या जिसमें प्राकृत संख्या शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल हो, ठीक है ना। पूर्णांक भिन्न और दशमलव के रूप में नहीं होता है, इस साफ शब्द में लिखा गया है। कमजोर बच्चे अंतिम बार एक बार और देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। हम फिर बारी बारी से समझाएंगे, एकदम लाइन बाय लाइन समझिएगा। यह 0 1 2 3 -1 -2 -3, इधर माइनस इंफिनिटिव, इधर प्लस इंफिनिटिव आ जाए। बस ये चीज ध्यान दीजिए, यहां से इधर वाला जो आप देख रहे हैं इसको ऋणात्मक बोलेंगे। बस ये लाइन समझिए। यहां से इधर वाला जो आप देख रहे हैं इसको धनात्मक बोले।
पहले ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी लोग पहले पहला नंबर समझिए कि अगर आपसे धनात्मक पूछा जाए, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर आपसे धनात्मक पूर्णांक पूछा जाए तो इसमें आप 1 2 3 4 डॉट डॉट यही वाला शामिल कर ले। दूसरा नंबर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर की जब आपसे बात किया जाए तो ये सब जो माइनस में दे दिया, यही -1 -2 -3 डॉट डॉट, इसी को हम लोग निगेटिव इंटीजर बोले। अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये धनात्मक वाला सब को छोड़ दिया जाए, ये धनात्मक वाला सब को छोड़ दिया जाए और जीरो को लेकर इधर वाला शामिल कर ली, तो धनात्मक को छोड़ दिए तो इसी को अधनात्मक बोलते। अधनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और यहां पर आप सब लोग देखिए कि ऋणात्मक वाला को छोड़ करके इधर वाला सब ले लेंगे तो इसको अऋणात्मक बोले। बस यही बात आप सभी को मेमोरी में सेट करने। अब कभी भी आपसे पूछा जाए यहां पर तीसरा नंबर कि क्या होगा भाई, तो आपसे अधनात्मक पूछा जाए, अधनात्मक पूर्णांक, नन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की जब बात किया जाए तो इसमें आप सभी लोग पॉजिटिव को छोड़ करके जीरो और पूरा निगेटिव इसमें शामिल होगा, तो 0 -1 -2 -3 -4 यही सब आप ले लीजिए। चौथा नंबर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर की जब आपसे बात किया जाए तो इसमें आप कहेंगे कि ऋणात्मक यहां पर नॉन नेगेटिव माने कि यहां पर ऋणात्मक को छोड़ दिया जाए, अब बाकी जीरो और धनात्मक सब ले लिया जाए, तो यहां पर जीरो और धनात्मक 1 2 3 4 5 ये सब हम इसमें शामिल कर लें। बस यही सब बात समझना है। अधनात्मक तो जीरो और ऋणात्मक शामिल है, अऋणात्मक तो जीरो और धनात्मक शामिल है। मैंने देखने में थोड़ा सा आपको बोलने में उल्टा लगेगा, लेकिन यही पूरी स्ट्रक्चर है। तो अब हमें लगता है कि पूर्णांक में किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर लाइन पर आप सब लोग जो संख्या रेखा पर है तो इससे ये चीज आपको समझ में आ, लेकिन पूर्णांक के ही अंतर्गत और कई सारी चीजें होता है। जैसे अब आप सभी लोग पूर्णांक के अंतर्गत ही अगर जानेंगे तो पूर्णांक के अंतर्गत आपको और तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आता है। जैसे प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6, यही सब जो है प्राकृत संख्या आता है। जब प्राकृत संख्या में यहां पर जीरो को शामिल कर दिए और बाकी सब को 1 2 3 4 5 6 7 यही सबको लिख दिए, तो ये आपका पूर्ण संख्या हो। इसी में सम संख्या, अगर इवन नंबर की बात किया जाए तो सम संख्या में कई बार बच्चे से पूछते हैं -2 सम संख्या होगा कि नहीं, तो गणित के हिसाब से यहां पर +2 -2 माने कि आप सब लोग तो 0 और आप प्लस माइनस आपके पास 2 +-3 प्लस माइनस आपके पास 4 +-6
प्लस माइनस आपके पास 8, ये सब जो है सम संख्या है। लेकिन किताब में कई जगह आप सब लोग देखेंगे कि सम संख्या केवल धनात्मक वाला आप सब लोग को 2, 4, 6, 8, 10 यही सब सम संख्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर दे रहा हूं, सम संख्या में अरे -2 संख्या नहीं है, संख्या है, और भाग लगाने पर लग भी जा रहा है, 2 से लगाओ तो लग जाएगा, उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये भी सम संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो किताबी भाषा है और अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के अनुसार हम सब लोग 2, 4, 6, 8, 10 इसी को सम संख्या के रूप में अपना लिखेंगे। ठीक है, जैसे विषम संख्या की बात किया जाए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में आप 1, 3, 5, 7, 9 यही सब जो है इसको आप सब लोग विषम संख्या में रखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि -1, -3, -5 ये सब विषम नहीं होगा, ये सब भी विषम होगा। लेकिन किताब में आप कई जगह जो तमाम किताब देखोगे इसको लोग विषम पूर्णांक में रख देते हैं और संख्या के रूप में केवल धनात्मक वाला लेते हैं कि यह सम संख्या तो सब धनात्मक वाला, विषम तो यहां पर ये वाला हो जाता है। तो खैर यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में इसको आप लिख दीजिएगा, होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 इसको धनात्मक वाला को ले लीजिएगा, और यहां सम संख्या में 2, 4, 6, 8 ये भी आप सब धनात्मक वाला को ले लीजिएगा, और विषम संख्या में इतना। इधर आप सब लोग को मैं तमाम चीजें बता दिया हूं, जैसे धनात्मक पूर्णांक तो सब धनात्मक में, ऋणात्मक तो सब माइनस में, और धनात्मक तो 0 और सब माइनस में, और ऋणात्मक तो 0 सब प्लस में। नाम के अनुसार ये उल्टा चलेगा, धनात्मक है तो सब 0 के साथ सब ऋणात्मक वाला, और ऋणात्मक है तो 0 के साथ सब धनात्मक वाला रहेगा। अब यहीं पर हम सब लोग इसका देख रहे हैं, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 यही सब डॉट डॉट ले लीजिए। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं। तो प्राकृत संख्या की अगर बात बोलो तो प्राकृत ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया संख्या। आप लोग गौर करके देखना, कोई महिला है कुछ नहीं जानती, कई मजदूरी करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो कितना टोकरी मिट्टी को ढोया है वो गिनती कर लेता है। महिला कितना यहां पर गोईठा या उपला उसको बेची है वो गिनती कर लेती है। मजदूरी करने वाला व्यक्ति यहां पर धान का बोझा जो है उसको गिनती कर लेता है। तो यहां पर ये सोचने की जरूरत है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है वो पैसा गिन लेता है कि कै गो नोट है, अनपढ़ आदमी। तो ये कोई भी बच्चा उसको ना मैथ आता है कुछ नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाता है कै अंगुली है, 5 को बता देता है। तो वो स्वाभाविक है और ये ईश्वर के द्वारा दिया गया संख्या है, उस सब को पता चल जाता है, वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ल हो। इस प्राकृत संख्या के बारे में सब लोग को जानकारी हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या दे दिया तो इसको होल नंबर बोलेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6, 7 यहां पर केवल 0 को शामिल कर दे, लिख दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सम संख्या। तो इवन नंबर को ई से सूचित करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इसको बस लिख दीजिए। इवन नंबर जो दिया गया है, इवन नंबर को आप यहाँ 2n से भी डिनोट करेंगे। n बिलोंग्स टू आपके पास नेचुरल नंबर को। समझने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे n का मान आप 1 रख दीजिए तो 2 गुना 1 यहां पर 2 आएगा। जैसे n के जगह पर 2 गुना 2 तो आपके पास 4 आएगा। यहां पर आपके पास 2 गुना 3 तो यहां 6 आएगा। तो ये नेचुरल नंबर यहां रखा जा रहा है, और इसी कारण से ये n जो नेचुरल नंबर है या इंटीजर भी रखा जाता है। ठीक है ना, तो इंटीजर यहां पर धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो हम आप सभी लोग को नेचुरल नंबर ही दे रहे हैं कि अलबलाइए मत। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आप लिख सकते। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यहां भी आप सब लोग नेचुरल नंबर ही रखिएगा, नहीं तो अलबला जाइएगा। और इसमें आप सभी लोग ऐसा करिए, यहां ऑड नंबर आपके पास आ गया तो इसमें आप 1, उसके बाद 3, 5, 7 और इस प्रकार से ये चीजें ले लेंगे। तो सम संख्या, विषम संख्या हमें लगता है सभी लोगों को क्लियर हो गया हो। ऐसे इंटीजर भी ले सकते हैं, मेरे थ्योरी से लीजिएगा तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन जिस क्लास में आप पढ़े 10वीं क्लास तो नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, पूर्णांक नहीं लेंगे।
उसके बाद आ जाता है, आप सभी लोग देखेंगे लास्ट में, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। 1 मिनट इस पर ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्या आपसे मैं पूछूंगा क्या एक अभाज्य है? पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए। तो एक ना अभाज्य है और ना अभाज्य है, पहले ये दोनों चीज आपका क्लियर होना चाहिए। एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या, एक क्लियर है। दूसरा बात आप सभी लोगों से और मैं पूछ रहा हूं कि जो भाज्य संख्या होता है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो भाज्य धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अभाज्य संख्या तो एक केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। पहले 2-3 चीजें इधर क्लियर कर लीजिए। हम आपसे कभी पूछे कि एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, तो इन अभाज्य अनभाज्य ये दोनों में कोई नहीं होगा। फिर भाज्य संख्या के बारे में आपसे पूछे ये धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो ये धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। उसके बाद पूछे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ये 2-3 मुख्य बिंदु है, तो इसलिए इसको हम पहले बता दी। अब यहां आ जाइए, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें केवल 2 अपवर्त हो, जैसे 2 चीज से भाग लगे, एक खुद से और उसके बाद कोई ना कोई और एक कोई संख्या से भाग लग जाए। जैसे अब देखिए 2, तो 2 जो है ये आपका अभाज्य संख्या यहां पर हो जाएगा। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक। हाँ, तो एक आपका 1 से इसमें भाग लेगा और एक 2 से लगेगा। जैसे 3 पूछा जाए तो 1 से भाग लेगा और खुद से भाग लेगा। मैंने यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि किससे, तो एक खुद से एक 1 से भाग लेगा। जैसे 5, तो इसमें 1 से भाग लेगा और 5 से भाग लेगा। तो यही इसको आपको अभाज्य संख्या की यदि बात किया जाए प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं शामिल होगा, 11, 13, फिर 14 में भाग लग जाएगा 2 से, ठीक है ना। तो यहां पर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 20, 21, 22 में भाग लग जाता है, 23 हम लोग ले लेंगे। ऐसे ही संख्या जो होता है जिसमें केवल खुद से और 1 से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन भाज्य संख्या में सब आपका आ जाएगा जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो जैसे 1 को तो हम न भाज्य में लिए न अभाज्य से, अब 2 आपका अभाज्य संख्या आ गया, तो 2 के बाद 3 भी अभाज्य है, तो 4, 5 अभाज्य, तो 6, 7 अभाज्य है, तो 8, 9, 10, 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 के बाद 18, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर तो ये सब जो संख्या देख रहे हैं ये भाज्य संख्या है। बस ये चीजें आपको समझ लेनी है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इतना के बाद अब कहता है कि अब अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड बताइए, और वही अभाज्य गुणनखंड अब अगले क्लास यहीं से हम लोग चलेंगे। क्या चलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड से आप सब लोग जब बनाना शुरू करेंगे तो तमाम चीजें आपका बन जाएगा। तो एक क्लास में हम पूरी चीजें आप सबको समझाने की कोशिश किया हूं। अगले क्लास एक बार इसको वार्म अप करेंगे, कुछ इस पर हम क्वेश्चन आपको घुमा कर देंगे, पूरी तमाम चीजें आप बनाइएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमारे क्लास में आप सब लोग को समझ को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेहतरीन तरीके से इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं। अगला क्लास आप सभी लोग को मंडे को शाम को 4 बजे होगा। मंडे को कितना बजे? तो 4 PM से आप सभी लोग का क्लास होगा। आप सब लोग हमारे साथ एकदम कंटिन्यूअस बने रहिएगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप सब लोग को यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों को बोल दीजिए एम विद्या ऐप पर जुड़ करके और 10वीं क्लास की अपना तैयारी करें।
और 2-3 दिन के बाद आप सब लोग को 15 तारीख के बाद मैं फिर एक और विषय शुरू करूंगा जिसका नाम है भौतिकी फिजिक्स। ठीक है, 2 विषय हम लोग चलेंगे। जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तब फिर हम केमिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, फिर बायो कोई और शिक्षक हो जाएगा, केमिस्ट्री जब खत्म हो जाए किसी अन्य शिक्षक के साथ। मैथ आपका चलते रहेगा क्योंकि मैथ 100 अंक का है, इसको आपको सितंबर तक हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे प्रतिदिन हमारे साथ 1 घंटा आपको चलते रहना है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।